गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीएस बायोलॉजी क्लासेस में। पिछले लेक्चर में मैंने पर परागण की विधियों के बारे में बताना शुरू किया था, स्टार्ट किया था। टॉपिक का नेम था पर परागण की विधियाँ। हमने बताया था कि जो बाह्य कारक होते हैं उनकी उपस्थिति के आधार पर जो है पर परागण जो होता है वो कई प्रकार के हो सकता है। और हम अगर बाह्य कारक की बात करें तो बाह्य कारक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अजैविक और दूसरा क्या होता है जैविक। अजैविक यानी नॉन लिविंग चीज़ें अगर परागकण के स्थानांतरण में सहायक हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अजैविक कारक बोलते हैं। और अगर जो जैविक यानी लिविंग चीज़ें या हम बोल सकते हैं जो जीवित जीव होते हैं अगर वो परागण में सहायता प्रदान कर रहे हैं तो उसको हम जैविक कारक के तौर पे मानते हैं। तो अजैविक में हमने पिछले क्लास में बताया था कि वायु और जल जो होते हैं ये दो मुख्य कारक होते हैं, कैसे अजैविक होते हैं, जिनमें जो परागण में सहायता प्रदान करते हैं। और दूसरा आज हम शुरू करने जा रहे हैं जैविक कारक, यानी जीवों के द्वारा परागण की क्रिया जो होती है उसे हम क्या बोलेंगे, जैविक कारक बोलेंगे। इसमें मुख्य रूप से चार जो है चीज़ें आपको पढ़ने हैं, चार जीवों के द्वारा परागण की विधियां पढ़नी है। पहला है कीट, पक्षी, घोंघा, चमगादड़। इनके अलावा और भी होते हैं, उनके बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा बता देंगे। तो जो कीट होते हैं, कीट परागण करते हैं। अगर हम जैविक परागण की विधियां, जैविक साधन के बेसिस पे पर परागण की विधियां की बात करें तो सबसे ज़्यादा कीटों के द्वारा ही परागण की क्रिया होती है। सबसे ज़्यादा कीटों के द्वारा ही परागण की क्रिया होती है। और दूसरा है पक्षी, पक्षियों के द्वारा भी परागण होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें पक्षियों के द्वारा परागण होता है। स्नेल, घोंघा, वो भी परागण में सहायता प्रदान करते हैं। बैट यानी चमगादड़ जो होते हैं, जो नाइट क्या है मैमल्स हैं, जो नाइट रात्रचर होते हैं, वो भी परागण में सहायता प्रदान करते हैं। तो सबसे पहला हम शुरू करने जा रहे हैं कीट परागण। इसको इंग्लिश में एंटोमोफिली बोलते हैं। कीटों के द्वारा परागण जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कीट परागण बोलते हैं। कीटों के द्वारा परागण की क्रिया को क्या बोलेंगे हम, कीट परागण बोलेंगे। और अगर जो आवृत बीज पादप होते हैं, इसमें परागण का जो पर परागण है उसका मुख्य साधन क्या होता है, कीट ही होते हैं। आवृत बीज पादप में पर परागण का मुख्य साधन क्या होता है, कीट ही होते हैं। और उसमें से जो कीट होते हैं उसमें 80% जो मधुमक्खियाँ होती हैं, यानी टोटल का 80% परागण, कीट परागण किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा ही होता है। 80% कीट परागण मधुमक्खियों के द्वारा ही होता है। अब कीट जो होते हैं पुष्पों की तरफ क्यों जाते हैं, क्या वजह है, तो उसकी बात करें तो कीट पुष्पों पर भोजन क्या हो सकता है, उनका भोजन परागकण, सैप, मकरंद, ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से वो भोजन ऑब्टेन करते हैं, एक तरह से भोजन के लिए यूज करते हैं, अथवा अपने अंडे देने के लिए या आवास के लिए या अन्य चीज़ों की पूर्ति के लिए क्या जाते हैं, पुष्पों की तरफ जाते हैं। अब क्या ऐसा फैक्टर होना चाहिए कि जो पुष्प होने चाहिए उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए, अनुकूलन होना चाहिए, जिसकी वजह से कीट उसमें परागण में सहायता प्रदान करे। तो देखिए पुष्पों में बड़े व चमकदार क्या पाए जाते हैं, दल पाए जाते हैं, पेटल्स पाए जाते हैं। बड़े और चमकदार पाए जाएंगे तभी तो कीट उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इसलिए क्या होता है, पुष्पों में बड़े और चमकदार दल पाए जाते हैं। यदि पुष्प छोटे आकार के होते हैं, कभी कभी पुष्प जो है छोटे आकार के भी हो जाते हैं, अगर वो कीट के द्वारा परागण हो रहा है तो उसमें भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्या होगा कि जो पुष्प होते हैं वो पुष्प क्रम जो होते हैं, यानी पुष्प जो होते हैं एक कम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं और पुष्प क्रम क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा दिखता है, चमकीला दिखने लगता है। तो इस टाइप का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। यदि पुष्प छोटे आकार के होते हैं तो उनमें पुष्प क्रम बड़े आकार का हो जाता है। ठीक, पुष्प प्रायः जो कीट परागित पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, मकरंद एवं गंधयुक्त तथा आकर्षक होते हैं। तो ये याद रखना है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कीट परागित पुष्पों में किस टाइप का अनुकूलन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कैसे चमकदार हैं, मकरंद युक्त हैं, गंधयुक्त हैं तथा आकर्षक होते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट उनकी तरफ क्या होंगे, आकर्षित होते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो कीट होते हैं, जो परावैंगनिक किरणें हैं, यूवी लाइट है, उसको वो देख सकते हैं। इसीलिए जो हम लोगों के द्वारा जो पुष्प होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हम पुष्प देख रहे हैं वो वाइट कलर का हमको दिखता है, तो लेकिन अगर वही पुष्प अगर कीट देखेंगे तो उनको जो है वो रंगीन दिखेगा। वो इसी वजह से दिख पाएगा क्योंकि वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी लाइट को सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, और जो कीट होते हैं भिन्न भिन्न रंगों के प्रति क्या होते हैं, ज़्यादा आकर्षित होते हैं।
कीट जो होते हैं भिन्न भिन्न रंगों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जो मधुमक्खी है वो नीले कलर की जो पुष्प होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। बटरफ्लाई लाल कलर के पुष्प की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और जो कुछ अन्य कीट होते हैं वो गुलाबी और जो भूरे रंग के पुष्प होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक। और कुछ पौधों में या कुछ पुष्प में क्या होता है, दलपुंज बहुत छोटा आकार का हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, पुष्प के जो अन्य भाग होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। पुष्प के अन्य भाग जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, और मॉडिफाई होके रूपांतरण होके क्या होते हैं, या तो बड़े आकार के हो जाएंगे या चमकदार हो जाएंगे, आकर्षक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट होंगे उनकी तरफ क्या हो गए, आकर्षित होते हैं। तो कभी कभी कुछ पुष्प में दलपुंज बहुत छोटे या ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं, ऐसे पुष्पों में पुष्प के अन्य भाग आकर्षक हो जाते हैं। पहला एग्जाम्पल है मुसेंडा, बादल बड़े आकार एवं आकर्षक हो जाता है। बोगनवेलिया में ब्रैक्ट यानी सहपत्र पाया जाता है, जो बड़े चमकदार हो जाता है। सहपत्र की बात कर लें तो सहपत्र जब मार्फोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि जब पुष्प जो होते हैं उसमें 4 ही चक्र पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक हरे रंग का चक्र पाया जाता है जो पत्तियों के रूपांतरण से बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सहपत्र बोलते हैं। तो बोगनवेलिया में सहपत्र चमकदार और बड़े आकार का हो जाता है। मूसा यानी केला में क्या होता है, पुष्पक्रम का स्फैती जो है चमकदार हो जाता है, यानी पुष्पक्रम में स्फैती होता है, एक स्ट्रक्चर या संरचना पाई जाती है जो चमकदार हो जाता है, जिसकी वजह से कीट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। कीट परागित पुष्पों में पोलन कीट पाया जाता है। पोलन कीट एक परागकण के चारों तरफ पाए जाने वाला क्या है, तैलीय परत है, और ये चिपचिपा होता है, जिसकी वजह से कीटों की बॉडी से परागकण क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं। साल्विया के पौधे में पुंकेसर बाइलैबिएट पाया जाता है। साल्विया के पौधों में पुंकेसर बाइलैबिएट पाया जाता है, यानी कुछ इस टाइप की संरचना पाई जाती है। ये एक है, ये एक पुंकेसर मैंने दिखाया है आपको। इसमें आप देखेंगे तो 2 लोब लाइक, एक इधर एक इधर, 2 लोब है, दोनों पालियां अलग अलग है, और इसमें जो यूजी है ये आपको बड़ा सा दिख रहा है, ये क्या है, यूजी है, तो आपस में दोनों को जोड़ता है। और तो इसमें क्या होता है कि जो योजी है वो एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और ऊपर वाला जो आपको पुंकेसर की परागकोश दिख रहा है वो क्या होता है, फर्टाइल होता है, जननक्षम होता है, परागकण बनाते हैं, और जो उसमें परागकण बनते हैं वो क्या होते हैं, वायबल होते हैं, वो गैमीट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन जो नीचे वाला पुंकेसर होता है ये क्या होता है, फर्टाइल नहीं होता है, स्टेराइल होता है, बंद होता है, ये परागकण नहीं बना पाता। अगर परागकण बनेंगे भी तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते हैं। तो जब भी इंसेक्ट कोई इसके अंदर ऐसे इंटर करता है तो क्या होता है कि इसकी जैसे यहाँ बैठता है तो उसके ऊपर दबाव बनता है, दबाव की वजह से ये नीचे की तरफ, और ये भी नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ जो इसकी बॉडी होगी इससे ये क्या हो जाता है, बार बार पुश करता है, एक तरह से आप बोलें कि वहाँ जाके टकराता है। टकराने की वजह से जो परागकोश है उसका क्या हो जाता है, स्फोटन हो जाता है। स्फोटन से जो परागकण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, उसके बॉडी से अटैच हो जाते हैं। तो साल्विया में प्रत्येक परागकोश में ऊपर की तरफ फर्टाइल, यानी फर्टाइल का मतलब हुआ जो जनन के लिए या परागकण बनाते हैं, तथा नीचे की तरफ स्टेराइल यानी बंद, जो परागकण का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, पाई जाती है, तथा एक बड़े यूजी से आपस में जुड़े रहते हैं। और इसी मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, लीवर मैकेनिज्म बोला जाता है। तो आपको कभी कभी पूछा जा सकता है कि लीवर मैकेनिज्म किन पादप में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है, या आपसे पूछा जाए साल्विया के जो परागकण होते हैं या पुष्प होते हैं उसमें किस टाइप का रूपांतरण देखने को मिलता है, किस टाइप का अनुकूलन देखने को मिलता है, आप तो उसमें बोल सकते हो लीवर मैकेनिज्म पाया जाता है। ट्रैप मैकेनिज्म है, एक प्लांट है जिसका नेम है एरिस्टोलोकिया। इसमें क्या होता है कि जो करोला होता है, पेटल्स होते हैं, वो बड़े आकार के हो जाते हैं और नलिकाकार संरचना में आ जाते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। जब भी कोई इंसेक्ट उसके अंदर जाता है तो जो उसके परागकण पुंकेसर होते हैं वो बिल्कुल नीचे की तरफ होते हैं, तो वहाँ जाने के बाद वो इजीली बाहर नहीं निकल पाता, तो इधर से उधर मूव करता है। मूव करने की वजह से जो परागकोश के परागकण होते हैं उसके बॉडी से अटैच हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रैप मैकेनिज्म बोलेंगे। तो आपको याद रखना है ट्रैप मैकेनिज्म किस में पाई जाती है, एरिस्टोलोकिया में। लीवर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है, साल्विया के पुष्प में देखने को मिलता है। उदाहरण की बात कर लें कीट परागित पुष्पों के, तो वायोला, डिजिटैलिस, सेस्ट्रम, आक, आर्किड, सरसों, साल्विया, मूसा, निक्टेंथस, बोगनवेलिया, ETC है। हालांकि आपको ये कुछ एग्जाम्पल है, क्योंकि शुरुआत में बताया गया कि मोस्ट ऑफ द जो जैविक कारक है उसमें कीट के द्वारा सबसे ज़्यादा परागण देखने को मिलता है आवृतबीजीय पादप में। तो याद रखना है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए गए, ये कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक।
तो अब दूसरा जो है टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, क्या है, पक्षी परागण। ठीक है, पक्षी परागण यानी पहला क्या था, कीट परागण। हम शुरुआत में ही बोले कि आज जो है जैविक कारक के बेसिस पे पर परागण की विधियां पढ़ाने जा रहे हैं। तो उसमें पहला क्या पढ़ाया अभी, कीट परागण, और दूसरा क्या है, पक्षी परागण। तो जब परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, पक्षी के द्वारा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पक्षी परागण बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में ऑर्निथोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली बोलते हैं। और पक्षी परागण मुख्य रूप से कहाँ, किस जगह यानी किस इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले पौधों में ज़्यादा होता है, तो उसकी बात कर ले तो ट्रॉपिकल प्लांट यानी उष्णकटिबंधीय पादप में ज़्यादा देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पक्षी परागण किस टाइप के जो है पौधों में ज़्यादा होती है, तो उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल प्लांट में ज़्यादा देखने को मिलती है। पक्षी परागित पुष्पों में अनुकूलन क्या क्या होता है उसकी बात करें तो ये कैसे होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं, बड़े आकार के, चमकदार होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। दूसरा, पुष्प नलिकाकार होती है, किसमें, तंबाकू में। यानी तंबाकू में किसके द्वारा परागण होता है, पक्षी के द्वारा होता है। प्याले नुमा कैलेस्टिनोमोन में होता है, यानी बोटल ब्रुश में होता है, इसमें प्याले नुमा होती है। कुंभाकार किसमें होती है, एरिकेसी कुल के जो पौधे होते हैं उसमें प्याले नुमा पुष्प पाए जाते हैं। ये एक टाइप का अनुकूलन है जो पक्षी परागण के लिए जरूरी है। उसके बाद अगर हम पक्षी परागणकर्ता की बात करें, यानी जो पक्षी परागण यानी वो पक्षी जो उसमें परागण में सहायता प्रदान करते हैं, उनकी बात करें तो कुछ एग्जाम्पल में गुंजन पक्षी जो जिससे क्या बोलते हैं, हमिंग बर्ड्स बोलते हैं, और ये स्मॉलेस्ट बर्ड है यानी सबसे छोटी पक्षी है। शकरखोरा जिसे हम क्या बोलते हैं, सन बर्ड बोलते हैं। नेक्टेरिना यानी ये जो है 3 आपको पक्षी का नेम बताया जा रहा है जो पक्षी परागण में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक, और इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें पक्षी परागण की तो सेमल, बॉम्बॉक्स एंड बिग्नोनिया एंड पलास जिसे बोलते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बोलते हैं, या जंगल की आग भी बोलते हैं। रक्तमदार एरीथेरिया में जो है इस टाइप का क्या पाया जाता है, परागण देखने को मिलता है। यानी पक्षी परागण के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये तंबाकू, कैलेस्टिमोन, एरिकेसी कुल के जो पौधे होते हैं, सेमल, बिग्नोनिया, पलास एंड रक्तमदार में पक्षी के द्वारा परागण होता है। कौन कौन से पक्षी पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं उसमें, परागण में सहायता प्रदान करते हैं, गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड्स, शकरखोरा, सनबर्ड्स एंड नेक्टेरिना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पक्षियों के जो पक्षी परागण में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद तीसरा टाइप था चमगादड़ परागण या चिरोप्टेरोफिली बोलते हैं, चिरोप्टेरोफिली बोलते हैं इंग्लिश में। जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जिनमें पुष्प जो होते हैं रात के समय खिलते हैं, रात के समय खिलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो चमगादड़ होता है, स्तनधारी होता है, ये रातचर होता है, रात में ही बाहर निकलता है। तो ये क्या होता है, अपने भोजन की खोज और मकरंद की खोज के लिए क्या करता है, रात में जब एक पुष्प से दूसरे पुष्प के ऊपर जाते हैं तो उसमें क्या कर लेते हैं, परागण में स्थानांतरण में सहायता प्रदान कर लेते हैं। तो एक तरह से पॉलिनेशन में सहायता प्रदान करते हैं। तो कुछ पादप जो रात में खिलते हैं तथा अधिक मात्रा में मकरंद स्रावित करते हैं, उनमें चमगादड़ के द्वारा क्या होता है, परागण होता है। चमगादड़ रात्रिचर स्तनधारी जीव है। चमगादड़ क्या है, रातचर स्तनधारी जीव है जो मकरंद एवं भोजन की खोज में पुष्पों पर जाते हैं, जहां पर परागकणों का स्थानांतरण इनके द्वारा संभव हो पाता। एक चीज़ याद रखना कि सभी जो रात में पुष्प खिलते हैं जरूरी नहीं कि उसमें उस टाइप का क्या हो, परागण हो। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, रात में खिलने भी चाहिए और उसमें मकरंद का स्रावण होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कदम्ब यानी जिसे क्या बोलते हैं, एंथोसेफेलस बोलते हैं, कचनार, बाउनिया एंड बालम खीरा, क्रिजेला एंड गोरख हिमली यानी एडेंसोनिया। इसमें कुछ इस टाइप के जो प्लांट हैं, इसमें क्या होता है, जो पुष्प होते हैं रात के समय खिलते हैं, मकरंद स्रावित करते हैं, इसलिए इन पौधों में चमगादड़ के द्वारा क्या होता है, परागण हो पाता है। घोंघा यानी स्नेल या जिसको मेलकोफिली बोलते हैं, जब स्नेल या स्लग के द्वारा परागण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेलकोफिली बोलते हैं। आप मेलकोलॉजी जो है एक जंतुओं का क्या है, फाइलम है, उसमें जो है उसके ये मेंबर्स होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोलस्का के जो मेंबर्स होते हैं उनको, जो इनकी स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, मेलकोलॉजी बोलते हैं। तो उनके जो मेंबर्स पॉलिनेशन में यानी परागण में सहायता प्रदान करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मेलकोफिली बोलते हैं। और एग्जाम्पल में डिप्टेरा है। ठीक,
तो एक कुछ एडवांस टाइप के आप बोल सकते हैं, कुछ अलग टाइप के अगर हम बात करें पर परागण की जिसमें बा कारक के बेसिस पे होता है, तो पहला है स्नेक, बाई स्नेक यानी सांप के द्वारा अगर परागण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओफियोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओफियोफिली बोलते हैं। किसमें पाया जाता है, एरिसेमिया, या इससे बोलते हैं सर्प वृक्ष बोलते हैं, या कोबरा प्लांट या कोबरा पादप भी बोलते हैं हम। जूफिली यानी जंतुओं के द्वारा भी परागण होता है, यानी अन्य जंतुओं के द्वारा जो परागण होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ जंतु एक पुष्प से दूसरे पुष्प में मतलब टच हो जाते हैं, या उनके द्वारा जो है अगर परागण पॉसिबल हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, जंतुओं के द्वारा होता है। एग्जाम्पल में क्या है, ज़ैंथियम है, जूफिली। मिर्मिकोफिली यानी जो मिर्मिकोफिली होता है, जो चींटियाँ होती हैं, चींटियों के द्वारा जब परागण हो यानी परागकणों का स्थानांतरण हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिर्मिकोफिली बोलते हैं। एग्जाम्पल में अरंडी, अरंडी के पौधों में किसके द्वारा परागण होता है, चींटियों के द्वारा होता है, उसे क्या बोलेंगे, मिर्मिकोफिली बोलते हैं। एंथ्रोफिली, मानव के द्वारा भी परागण किसी न किसी कंडीशन में पॉसिबल है, कभी कभी ऐसा पॉसिबल हो जाता है, तो उसके लिए मानव के लिए एक नया टर्म यूज किया जाता है, क्या बोलते हैं, एंथ्रोफिली बोलते हैं। जब मानव के द्वारा परागण हो तो उसे हम एंथ्रोफिली बोलेंगे। गुलमोहर और सेमल, सेमल आपने यहाँ भी देखा और यहाँ भी देखा, यानी सेमल के पौधों में गिलहरी के द्वारा भी परागण होता है, पक्षियों के द्वारा भी परागण होता है, और गुलमोहर में किसके द्वारा, गिलहरी के द्वारा होता है। ठीक, ये पूरा बा कारक के जो जैविक फैक्टर थे या जैविक कारक थे उसके बेसिस पे ये पर परागण की विधियाँ थी। अब हम पर परागण के जो लाभ है और उसकी जो कमियां हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें पहले लाभ के, तो क्या होता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, फसल के जो इम्प्रूवमेंट होती है उसमें ये सहायक होता है पर परागण। नए किस्मों की जो पौधे होते हैं उनकी उत्पत्ति में सहायक होता है, क्योंकि यहाँ एक ही जात के दो पौधों के बीच में परागकणों का स्थानांतरण होता है, यानी एक तरह से कह लें तो गैमीट का मिक्सिंग होता है, इसलिए उसमें वेरिएशंस देखने को मिलता है अपने जनक से, इसलिए नए जातियों की उत्पत्ति होती है। हालांकि याद रखना कि ज़रूरी नहीं कभी भी एक ही जनरेशन में आपको नई जातियां नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा जनरेशन यानी कई जनरेशन बाद ही नई जातियां बनती हैं, तो लेकिन फिर भी ये नई जातियों की उत्पत्ति में सहायक होती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट। नए किस्मों की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। नए संतान ज़्यादा हेल्थी होते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं अपने जनक से। नए वातावरण के लिए क्या होते हैं, ज़्यादा अनुकूलित होते हैं, यानी नए वातावरण के लिए ज़्यादा अनुकूलित होते हैं। अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो इनमें उस टाइप का अनुकूलन देखने को मिलता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, यानी पर परागण से उत्पन्न होने वाले पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रोग कारक होते हैं उनसे क्या होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। संकर यानी हाइब्रिड पौधे जो होते हैं उनकी उत्पत्ति के लिए एकमात्र साधन क्या होता है या मुख्य साधन क्या होता है, पर परागण ही होता है। जो आप मेंडल्स को याद कर लीजिए, उन्होंने भी जो क्रॉस पॉलिनेशन ही कराया था पी प्लांट में, एक छोटे प्लांट एक बड़े प्लांट में। तो एक जो नया प्लांट आया था तो हाइब्रिड आया था, तो उसमें हाइब्रिड में क्रॉस पॉलिनेशन क्या करता है, सहायता प्रदान करता है हाइब्रिड के फॉर्मेशन में। पर परागण की हानियों की बात करें तो क्या होता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये पर परागण की क्रिया बा कारक के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मान लो कोई प्लांट है वो बा कारक से ही परागित होती है या बा कारक के सहायता से ही परागित होती है, अगर उस जगह बा कारक उपस्थित नहीं होगा तो ऐसे पौधों में परागण की क्रिया संभव नहीं हो पाती। और दूसरी बात, बा कारक जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे परागण ले ही जाए, निश्चित नहीं होता है, वेरिएबल होता है, ये इसमें कमियां हैं। परागकणों का वेस्टेज ज़्यादा होता है, मेनली वायु परागण में परागकणों का वेस्टेज ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसे पौधे जिसमें वायु के द्वारा परागण होता है वो पौधे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परागकणों का निर्माण करते हैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। प्यूरिटी इसमें घट जाती है, प्यूरिटी घट जाएगी क्योंकि वेरिएशंस आता है उनके जनक से, तो जो उनके जनक होते हैं उनके जीन में परिवर्तन आ जाते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए अपने जनक से क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में पहुँच जाते हैं, इसलिए इसमें जो शुद्धता है संतान की वो क्या हो जाती है, घट जाती है, घटती जाती है, और शुद्धता घटती है तो क्या होता है, नई जातियाँ फिर उत्पत्ति होती हैं। तो ये टोटल पॉलिनेशन का जो टॉपिक था कंप्लीट हो चुका है। और अब हमने लगभग जो पॉलिनेशन है पूरा टॉपिक पढ़ाया है। शायद आपको नोट्स तो नहीं मिल पाया है, तो आप अगर नोट्स चाहते हैं तो जितने भी आपको वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसके नीचे एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके उसको आप क्लिक करके हैंड रिटन फॉर्म में इसके सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक,
और दूसरी बात, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं पादप में, पुष्पी पादप में जो लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, उसको हमने शुरुआत में ही बोला था कि फर्टिलाइजेशन के आधार पर यानी निषेचन के आधार पर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, निषेचन से पहले की अवस्था, निषेचन तथा निषेचन के बाद की अवस्था। तो हम शुरुआत में पहला अवस्था ही पढ़ रहे हैं, निषेचन के पहले की अवस्था यानी युग्मक जनन, और उसके बाद युग्मकों का स्थानांतरण यानी युग्मकों का मिक्सिंग। तो ये युग्मकों का एक दूसरे के आसपास आना यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। और आपको याद रहना चाहिए परागण सिर्फ और सिर्फ आवृत बीजी पादप और अनावृत बीजी पादप में ही होता है। ठीक, ये यानी हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी निषेचन वाला जो टॉपिक है वो सारी चीज़ें होंगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो को आप लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, आपको डेली जो है सारे कुछ ना कुछ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक के जो है इसमें वीडियो मिलेंगे। हालांकि अभी हमने शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम के ही वीडियो बनाए हैं, कुछ दिन बाद जो है इंग्लिश मीडियम के वीडियो बनने शुरू हो जाएंगे, तो वो उनको भी मिलने लगेंगे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।